देखो बेटा, वो अब तक हम लोग कोवलेंट बॉन्ड जो बने, मॉलिक्यूल्स बने, उनमें एटम पर हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp sp2 sp3 sp3d और sp3d2 को डिटेल्स में पढ़ चुके हैं। इसके आगे कोवलेंट मॉलिक्यूल्स में लास्ट हाइब्रिडाइजेशन हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है sp3d3। जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है, टोटल इसमें 7 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होंगे। 7 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स को यहाँ अगर हम बनाएं तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर बन जाएगा, इसलिए मैं इन ऑर्बिटल्स की केवल डायरेक्शन एक लाइन से शो करूंगा। इसमें अगर मैं मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री की बात करूं तो मॉलिक्यूल की बेटा जो ज्योमेट्री, इसको हम शेप बोलेंगे, वो डिसाइड होगी पहले इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री से, ऑर्बिटल्स के ओरिएंटेशन से। तो ऑर्बिटल्स की जो ज्योमेट्री है, जो ओरिएंटेड रहेंगे एटम पर, वो कैसे होंगे बेटा कि इस 5 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स में से जो 7 है, इनमें से सॉरी 7 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में से 5 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल एक ही प्लेन में एक रेगुलर पेंटागन, रेगुलर पेंटागन का मतलब होता है इसकी पांचों साइड बराबर है, उसके कॉर्नर की तरफ होंगे। तो मैं पहले एक रेगुलर पेंटागन ही बना लेता हूं। ये एक रेगुलर पेंटागन है और इस रेगुलर पेंटागन के सेंटर में सेंट्रल एटम है, जिस पर 5 ऑर्बिटल इस रेगुलर पेंटागन के पांचों कॉर्नर की तरफ होंगे। स्ट्रक्चर कॉम्प्लिकेट न लगे इसलिए मैं ऑर्बिटल्स नहीं बना रहा हूँ। ओके बेटा हो। यस सर। और 2 ऑर्बिटल होंगे, एक ऊपर की तरफ और इस प्लेन के एक नीचे की तरफ। अगर मैं इन ऊपर वाले एटम्स को प्लेन के एटम्स के साथ में मिलाऊं तो ये यहाँ पर एक पिरामिड बन जाएगा जिसका बेस होगा पेंटागोनल, और एक पिरामिड ऊपर भी बन जाएगा और उसका भी क्या होगा, पेंटागोनल। एनी प्रॉब्लम बेटा? बोलो। नो सर। नो सर। तो उस केस में मैं इससे बोल दूंगा इसकी ज्योमेट्री को पेंटागोनल बाई पिरामिडल। 2 पिरामिड बने पेंटागोनल बेस पर। बट जैसा कि आपको इस ज्योमेट्री में साफ क्लियर हो रहा है बेटा, 5 ऑर्बिटल एक प्लेन में हैं जो एक दूसरे के साथ 72 डिग्री पर होंगे, क्योंकि एक ही प्लेन में आप जानते हो बॉन्ड कितना होता है पूरा 360 का। 360 डिग्री में अगर 5 बॉन्ड बनाओगे तो 5 से डिवाइड कर दोगे तो एक बॉन्ड कितने का बनेगा, 72 डिग्री का। बोलो बेटा हो। तो ये जो यहाँ पर बॉन्ड बने, 5 ऑर्बिटल एक प्लेन में और 2 ऑर्बिटल उस प्लेन के ऊपर और नीचे की तरफ है, जिनको ज्यादा जगह मिलेगी। 5 जो प्लेन में उनको जगह कम मिलेगी, है ना बेटा, पास पास होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर बेंड रूल अप्लाई होने के चांस बढ़ जाएंगे। ये ज्योमेट्री अब जो है वो दिखने में दिख रही है पर रियल में एक रेगुलर पेंटागन नहीं है, वो सॉरी आपका रेगुलर ज्योमेट्री नहीं है। क्यों नहीं है बेटा? क्योंकि यहाँ पर अगर ये 5 ऑर्बिटल्स पांचों ही बॉन्ड बनाते हैं तो उसमें 5 ऑर्बिटल जो है वो एक आपके किसमें होंगे, प्लेन में, और 2 ऊपर और नीचे। तो अब यहाँ पर हम इसको बोल सकते हैं क्या, जो हम नाम बोलते आ रहे थे, इनको हम बोलेंगे इक्विटोरियल। क्या बोलेंगे बेटा इसको हम? इक्वेटोरियल। इक्विटोरियल, वेरी गुड। 5 ऑर्बिटल्स इक्विटोरियल पे होंगे, इक्विटोरियल पोजीशन, और 2 ऑर्बिटल का होंगे बेटा एक्सियल। वेरी गुड। तो यहाँ बोलेंगे हम 2 ऑर्बिटल्स होंगे वो एक्सियल पोजीशन पे होंगे, एक ऊपर एक नीचे। और अब आप यहाँ पे वही सारे कंसेप्ट लगा सकते हो कि एक्सियल वाले बॉन्ड है वो आपके, अगर एटम सेम है तो इक्विटोरियल और एक्सियल पे बॉन्ड सेम एटम के बीच बन रहा है
तो एक्सियल बॉन्ड है वो लॉन्ग होगा, लंबा होगा ज्यादा, और इक्वेटोरियल पे होगा वो छोटा होगा। ओके बेटा, बोलो बेटा, बात समझ में आ रही है? यस सर। तो यहाँ पर बेंट रूल अप्लाइड, रेस्पॉन्स दिया करो जल्दी से। बेंट रूल यहाँ पे क्या होगा, बेंट रूल इज अप्लाइड, और जब ये अप्लाइड होगा तो उस केस में सारे रूल्स जो आपने वहां पढ़े थे वो इक्वेटोरियल एक्सियल वाले वही आप करके चलोगे। यहाँ पर अब हम मॉलिक्यूल की शेप बनाए, तो मॉलिक्यूल में हमें मान के चल रहे हैं कि अगर सातों ऑर्बिटल्स ने बॉन्ड बनाया है, 7 सेट्स आपके सिग्मा बॉन्ड है, कोई लॉन IF7, इस IF7 में आयोडीन, इस आयोडीन पर 5 बॉन्ड्स एक ही प्लेन में, एक रेगुलर पेंटागन की तरफ, इस तरह से आप कहीं भी बना सकते हो। एक रेगुलर पेंटागन बन गया ये। ओके बेटा, ओ यस सर। ये, हाँ, ये 5 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन जो होंगे वो इस प्लेन के ऊपर और नीचे होंगे। इन्हें मैं अलग कलर से बना देता हूं। तो ये जो IF बॉन्ड होगा, अगर इसकी बॉन्ड लेंथ A है, इसकी बॉन्ड लेंथ B है इक्वेटोरियल वाले की, तो A विल बी मोर देन B, ये बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर होगा। कोई प्रॉब्लम बेटा? नो सर। नो सर। वेरी गुड, बिल्कुल सेम वही कहानी है जो वहां पे थी। और अगर अलग अलग एटम्स हो तो ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो एक्सियल पर होगा, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो इक्वेटोरियल पर होगा। और अगर लॉन पेयर आता है तो वो इक्वेटोरियल पे आएगा। ओके बेटा, हो। और आपका अब इसमें हम देखते हैं लॉन पेयर कितने हो सकते हैं। तो बेटा sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन में सिग्मा बॉन्ड अगर हम 6 माने, लॉन पेयर अगर हम 1 माने, तो इलेक्ट्रॉन 8 हो गए बैलेंस ऑर्बिट में। हो गए कि नहीं हो गए बेटा? लॉन पेयर के 2 इलेक्ट्रॉन, 6 बॉन्ड बनाने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स, 8 से ज्यादा किसी में नहीं होते। इसका मतलब sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन में 5 सिग्मा 2 लॉन पेयर या 4 सिग्मा 3 लॉन पेयर, इस तरह की बातें नहीं हो सकती। ओके बेटा, हो। तो यहाँ पर केवल 2 ही केस बनेंगे, एक 7 सिग्मा 0 लॉन पेयर या 6 सिग्मा 1 लॉन पेयर। अगर आपके 7 ही ऑर्बिटल है, हाइब्रिडाइजेशन sp3d3 ही है, तो ऑर्बिटल ज्योमेट्री तो सेम रहेगी, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, बट मॉलिक्यूल की शेप चेंज हो जाएगी। और अब आप बेटा इसको लॉन पेयर को कहां रखोगे, बताओगे जरा? सर उस ऊपर वाले के एंगल्स नहीं लिखाओगे सर आप? हाँ, अभी लिखवा दूंगा, पहले अभी इसकी ज्योमेट्री देख लो। ओके सर। तो ये आपके, जैसे हमने यहाँ पे लिया तो सेंट्रल एटम होगा यहाँ पर, ये 4 बॉन्ड हमने ये बना दिए, आपको दिख रहे हैं। मैं इसको बी ले लेता हूं एटम, अभी ये सेंट्रल एटम ए मान लेता हूं। तो अब यहाँ पर क्या होगा बेटा, एक प्लेन के ऊपर, मैं इसको अलग कलर से बनाता हूं, चलो, ये ऊपर वाले ऊपर ही है, बी, ये भी बी नीचे रहेगा। कितना क्लियर हो गया बेटा? यस सर। और लॉन पेयर कहाँ पे आ गया, ये लॉन पेयर आ गया इक्वेटोरियल पे आ गया। यस सर। जो ये आपको फ्लोरीन दिख रहा है, इस तरफ क्या होगा, अब लॉन पेयर होगा ना इक्वेटोरियल पर। अब आप बेटा हो, ये जो 4 आपके बने हुए हैं नीचे, उन चारों को जब आप मिलाओगे ऊपर से तो एक पिरामिड बनेगा। उस पिरामिड के 4 ही फेस होंगे ना बेटा, क्योंकि 4 कॉर्नर से मिल रहा है। कितने फेस होंगे? अब इसको तो भूल जाओ, लॉन पेयर को तो, ये तो एटम है ही नहीं। एटम तो 4 है प्लेन में, चारों एटम से मिलाओगे तो 4 फेस बनेंगे।
जल्दी रेस्पॉन्स दो भाई। सर अभी तक तो हम लोन पेयर को भी काउंट करते थे ऐसे तो प्लेन में। लॉन पेयर ज्योमेट्री में कहाँ काउंट कर रहे हैं बेटा? वो लॉन पेयर का मतलब हवा, वो तो वहां तो क्या इलेक्ट्रॉन से, ज्योमेट्री तो एटम जुड़ने से बनेगी ना। यस सर। हमने ये हम जो चेक कर रहे हैं यहाँ पे लॉन पेयर्स, ये तो हम ऑर्बिटल की ज्योमेट्री चेक कर रहे हैं, तो ऑर्बिटल्स चेक कर रहे हैं। अब हम मॉलिक्यूल की शेप देख रहे हैं, तो मॉलिक्यूल तो एटम से बनेगा, एटम को जोड़ने पर शेप मालूम चलेगी। इलेक्ट्रॉन थोड़ी दिखते हैं उसमें, वो तो चारों तरफ घूम रहे हैं। यस सर। तो अभी हमने शेप में कहा इंक्लूड किया लॉन पेयर को? कहीं नहीं किया अभी तक। ये हम ज्योमेट्री जो बात करते हैं ऑर्बिटल की, हम इसमें देख रहे हैं, क्योंकि हमारा मेन मकसद यहाँ पे ऑर्बिटल्स की डायरेक्शन चेक करना है, किस तरफ है ऑर्बिटल। अब उसमें लॉन पेयर है या सिंगल इलेक्ट्रॉन है या एम्प्टी है, डजंट मैटर। लेकिन यस ओके सर। अब मैं चेक कर रहा हूँ मॉलिक्यूल की शेप, मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री। ओके बेटा। तो चार, अगर आपके एक प्लेन में है, चारों एटम से मिलाऊंगा तो चार ही फेस बनेंगे पिरामिड में, और मैं ऊपर मिलाऊंगा तब भी चार ही फेस बनेंगे, तो टोटल 8 फेस बनेंगे। 8 फेस वाली स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। लेकिन बस प्रॉब्लम ये है कि इस ऑक्टाहेड्रल में ये जो फेस होंगे वो अलग अलग एरिया के होंगे, अलग अलग साइज के होंगे, वो सेम नहीं हो सकते। क्योंकि इस लॉन पेयर आने की वजह से ये जो बी है और ये जो बी है, ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे होंगे। बीच वाला बी गायब हो गया, ये एटम एफ गायब हो गया, तो ये जो एरिया होगा इस वाले फेस का वो बहुत ज्यादा होगा, इस वाले फेस का एरिया। बात समझ में आ गई? तो ऐसे ऑक्टाहेड्रल को जिसमें फेस सब सेम नहीं होते हैं, उसको बोलते हैं डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। तो इसकी शेप क्या कही जाएगी? शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड। वेरी गुड। और इस मॉलिक्यूल की शेप क्या कही जाएगी? रेगुलर होगी। रेगुलर मींस पेंटागोनल बाइपिरामिडल ही है, सेम रहेगी। तो ये ज्योमेट्री रेगुलर है, ये ज्योमेट्री इरेगुलर है। यहाँ पर मॉलिक्यूल की शेप ऑर्बिटल ज्योमेट्री जैसी ही होगी, लेकिन यहाँ पर मॉलिक्यूल की शेप है वो ऑर्बिटल ज्योमेट्री से डिफर होगी, और वो होगी डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, ये इरेगुलर है। इसका बेस्ट एग्जांपल है XeF6, जीनोन पर एक लॉन पेयर और 6 फ्लोरीन से बॉन्ड। ओके बेटा। यस सर। अब चलो इनके बॉन्ड एंगल्स लिख लेते हैं। मेरे बेटा इस पहले वाले में आप देखो कि 5 बॉन्ड तो आपको दिख रहे हैं, एक ही प्लेन में है 72 डिग्री की, है ना बेटा? यस सर। इसमें 10 बॉन्ड आपको दिखेंगे 90 डिग्री के। प्लेन वाले पांचों जो आए आपके बॉन्ड, वो इस प्लेन के ऊपर वाले से 90 डिग्री आप बनाएगा, ऐसे हर बॉन्ड बनाएगा 90, तो कितने हो जाएंगे? 5। ऐसे नीचे वाला जो बॉन्ड है आपका, वो भी प्लेन के हर बॉन्ड के साथ में 90 डिग्री बनाएगा, तो 5 बॉन्ड से ये भी 5 90 बनाएगा, टोटल 10 90 डिग्री के एंगल्स होंगे। और एक एंगल जो होगा वो 180 डिग्री का होगा, ये ऊपर और नीचे वाले के बीच में, ये ठीक आमने सामने होंगे। ओके बेटा। यहां पर कोई भी बॉन्ड, कोई भी आप चेक कर लो, 72 डिग्री या 90 डिग्री या 180 डिग्री का नहीं होगा, क्योंकि लॉन पेयर के रिपल्सन्स की वजह से सब थोड़े बहुत डिस्टर्ब हो चुके होंगे। ओके बेटा हो। यस सर। दोनों ही मॉलिक्यूल जो है वो नॉन प्लेनर है, क्योंकि सारे एटम्स एक ही प्लेन में पॉसिबल नहीं है, बोथ आर नॉन प्लेनर। लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स अगर आप प्लेन में देखो तो देयर विल बी 6 एटम्स। 5 एक कॉर्नर वाले, एक सेंटर वाला, ये प्लेन में आ सकते हैं मैक्सिमम। बाकी ऊपर नीचे वाले तो अलग रहेंगे प्लेन से। तो कितने एटम आ सकते हैं सेम प्लेन में? 6 एटम्स इन अ प्लेन। ओके बेटा। यस यस सर। सर। मैं इतना पार्ट इरेज कर दूं? यस सर। वेरी गुड। सारे हाइब्रिडाइजेशंस अब तक हमने जो पढ़े,
sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2 और sp3d3, इनकी हमने मैक्सिमम एक्सप्लेनेशन अकॉर्डिंग टू वीवीटी और वीएसईपीआरटी दोनों थ्योरी के अकॉर्डिंग जितनी हम कर सकते थे हमने सारी एक्सप्लेनेशंस की यहाँ पर। अब हम यहाँ पर सभी मॉलिक्यूल्स के शेप या उसकी ऑर्बिटल ज्योमेट्री, एंगल्स, हम इन सब के बारे में इवन टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन एट सेंटर एटम, सारी बातें हमने अच्छे से पढ़ ली। ओके बेटाओ, बट अभी भी VSEPR वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी का एक पॉइंट अभी भी अनडिस्कस्ड रह गया, और वो पॉइंट आपको मैं याद दिला रहा हूं। आप याद कीजिए, मैंने आपको एक पॉइंट लिखवाया था कि किसी भी मॉलिक्यूल पर अगर इर्रेगुलर ज्योमेट्री हो तो सेंट्रल एटम या सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी चेंज होने पर भी बॉन्ड एंगल चेंज होता है। याद आ रहा है बेटा? बोलो बेटा, याद आ Yes. रहा है? Yes, sir. Yes, sir. तो मैं यहाँ पर वही बात आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझाना चाहता हूं, तो वो आप एग्जांपल लेके चलिए। मैं इसको इरेज कर दूं इस पार्ट को। Yes, sir. वेरी गुड, चलो आगे बढ़ते हैं हम। एक बात फिर हम नोट करते हैं, आप समझें। इन केस ऑफ irregular ज्योमेट्री, और इर्रेगुलर ज्योमेट्री बेटा कब होती है? ये दो तरह से बोलते हैं। अभी तक आपने इर्रेगुलर ज्योमेट्री बोलने का एक ही तरीका पढ़ते आए हो। अब हम थोड़ा डिटेल में 100% एक्यूरेट बात पर चलते हैं। इर्रेगुलर ज्योमेट्री तब होती है जब बेटा हो एट लीस्ट वन लॉन पेयर हो। ओके बेटा, या तो तब इर्रेगुलर होती है, या कब होती है? इफ सराउंडिंग एटम्स आर डिफरेंट। सराउंडिंग एटम्स कैसे हो? अलग अलग हो। आप इसका दूसरा मतलब समझ सकते हो तो आपको ज्यादा बेटर रहेगा। ABN टाइप के मॉलिक्यूल जो होते हैं, सिर्फ इन्हीं की ज्योमेट्री को रेगुलर ज्योमेट्री कहा जाता है। ये 100% करेक्ट वाली बात हो गई। अभी तक हम नॉर्मल जनरल चीज पढ़ रहे थे। कितना पिक्चर क्लियर होगी बेटा? Yes, sir. ABN टाइप का मतलब है कि जिस पर सेंट्रल एटम पे कोई लॉन पेयर नहीं है। नंबर 2, सारे सराउंडिंग एटम B मतलब एक जैसे हैं, और N इज द नंबर ऑफ एटम्स, वो 2 3 4 5 कितने भी हो, बस सराउंडिंग एटम सारे एक जैसे हो। B मतलब एक टाइप के, तभी रेगुलर कहा जाता है। अगर एटम भी डिफरेंट हुए तो वो इर्रेगुलर हो जाता है। और इर्रेगुलर ज्योमेट्री अगर है तो इसमें आपको ध्यान रखना है, इन केस ऑफ इर्रेगुलर ज्योमेट्री बॉन्ड एंगल्स get changed due to change in electronegativity of central atom और सराउंडिंग एटम। सेंट्रल या सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज होने पर बॉन्ड एंगल भी चेंज हो जाते हैं, लेकिन मॉलिक्यूल की शेप चेंज नहीं होगी बेटा। ओके, अब आपको मैंने VSEPR में जो पढ़ाया था, अब उसको हम यहाँ पे प्रूव करने जा रहे हैं। और मैंने क्या लिखवाया था आपको VSEPR में?
सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने पर बॉन्ड एंगल बढ़ता है और सराउंडिंग की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने पर बॉन्ड एंगल कम होता है। ओके बेटाओ, बेटा याद आ रहा है? अरे सब लोग प्रेजेंट हो या भाग Yes, गए sir. मोबाइल छोड़ करके? नहीं सर, प्रेजेंट। पता नहीं यार, आप जवाब ही नहीं देते हो। चलो देखो आगे। वो लिख लेते हैं ना कभी कभी। चलो कोई बात नहीं, इधर देखो, ये यहाँ पर एक सेंट्रल एटम है, मान लो ए मान लिया मैंने, और इस पर दो एटम जुड़े हुए हैं बी। मैं एक और मॉलिक्यूल ले रहा हूं जिसमें सेंट्रल एटम ए पर जुड़ा हुआ है सी, और मैं एक और मॉलिक्यूल ले रहा हूं जहां पर डी पर जुड़ा हुआ है सराउंडिंग एटम बी। इन पर एक एक लॉन पेयर है। मैं इरेगुलर ज्योमेट्री समझाने के लिए इसका यूज कर रहा हूं। मैंने आपसे पूछा तीनों पर हाइब्रिडाइजेशन सेम है बेटा। इन तीनों पर हाइब्रिडाइजेशन क्या है? तीनों पर सेम है, sp2 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 मान लो अभी। और ये एक बॉन्ड बना हुआ है, इसके बीच का एंगल हमें चेक करना है, या ये मान लो हमें कंपेयर करना है किसमें ज्यादा होगा किसमें कम होगा। इतनी पिक्चर क्लियर हो रही है? बोलो बेटाओ, एग्जाम्पल समझा रहा हूं आपको, ध्यान देना। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ए की जो है वो बेटाओ ज्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी से। दूसरा केस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी से ज्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सी। और तीसरा केस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ डी इज मोर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए। अब हम कंपेयर करने जा रहे हैं मेरे बेटाओ। जब सेंट्रल एटम सेम हो तब तो आप सराउंडिंग एटम की नेगेटिविटी चेक करोगे। आपको दिख रहा है सराउंडिंग एटम्स में यहाँ पर बी जुड़े हुए हैं, यहाँ पर सी जुड़े हुए हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बी से सी की ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके बॉन्ड पेयर को, जो बॉन्ड के बीच में पेयर है, उसको सी अपनी ओर ज्यादा खींच लेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सी की ज्यादा है इस भाई बी के रेस्पेक्ट में। ओके बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? पावर टू अट्रैक्ट बॉन्ड पेयर टुवर्ड्स इट। अगर बी से सी की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है तो दोनों के बीच जो बॉन्ड पेयर बना था पहले केस में, उसके मुकाबले दूसरे केस में बॉन्ड पेयर सी की तरफ ज्यादा खिसक के आ जाएगा। जबकि बी की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम थी तो इसका बॉन्ड पेयर ए की तरफ ज्यादा रहेगा। ओके बेटा, तो इस केस में ये जो दोनों बॉन्ड पेयर हैं इनके बीच की डिस्टेंस कम होगी, और यहाँ जब दोनों सी की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे तो यहाँ पर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन्स के बीच की डिस्टेंस ज्यादा होगी तो रिपल्सन कम हो जाएगा, और रिपल्सन कम होने की वजह से एटम्स एक दूसरे के नजदीक आ जाएंगे। ओके बेटाओ, इससे क्लियर हो गया कि अगर यहाँ पे बॉन्ड एंगल θ1 है, यहाँ पे बॉन्ड एंगल θ2 है, तो θ1 से θ, या आप ये कह सकते हो, इसको ऐसे कंसेप्ट बना के याद कर सकते हो, ऑन इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस। आपने देखा सराउंडिंग एटम बी है, यहाँ पे सराउंडिंग एटम सी है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सराउंडिंग एटम की बढ़ गई, बी से सी की ज्यादा हो गई। सेंट्रल एटम सेम है तो सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ने पर बॉन्ड पेयर एटम से सेंट्रल एटम से दूर हो जाएंगे, उनके बीच की डिस्टेंस कम हो जाएंगी।
इसलिए उनके बीच का रिपल्सन कम हो जाएगा और वे पास पास आ जाएंगे, दैट इज बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाएगा। इस तरह से आप इसको भी याद रख सकते हो। बेटा अब मैं यहाँ पर कंपेयर कर रहा हूं, ध्यान देना। अब मैं कंपेयर कर रहा हूं इस पहले मॉलिक्यूल को ए को इस दूसरे मॉलिक्यूल के साथ। अब आप देखोगे कि यहाँ पर सराउंडिंग एटम सेम है, यहाँ पर भी बी है और यहाँ पर भी बी है, तो हम सेंट्रल एटम की नेगेटिविटी चेक करेंगे। सेंट्रल एटम की नेगेटिविटी मुझे दी हुई है या मुझे पता है कि ए से डी की नेगेटिविटी ज्यादा है। ये देखो यहाँ पर अगर ए से डी की नेगेटिविटी ज्यादा है तो ए और में जो बना हुआ जो बॉन्ड पेयर है उसके मुकाबले इसके बीच जो बना हुआ बॉन्ड पेयर होगा उसको डी अपनी ओर ज्यादा खींच लेगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, ए के मुकाबले डी की ज्यादा है, दैट इज डी बॉन्ड पेयर्स को अपनी ओर ज्यादा खींचेगा। जब ज्यादा खींचेगा तो ये बॉन्ड्स है वो नजदीक आ जाएंगे, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगी। अगर डिस्टेंस कम हो जाएगी तो इनके बीच का जो रिपल्सन होगा वो बढ़ जाएगा। रिपल्सन बढ़ेगा तो दोनों बॉन्ड पेयर एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दैट इज दोनों भी एक दूसरे से दूर हो जाएंगी। ऐसा होने से अगर मैं इस बॉन्ड एंगल को थीटा मानूं तो बॉन्ड एंगल θ1 से θ3 ज्यादा हो जाएगा। और यहाँ पर इस बात को आप लोग कंसेप्ट बना के याद कर सकते हो कि ऑन इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, आपने देखा कि सराउंडिंग सेम है बस सेंट्रल एटम ए से डी की नेगेटिविटी बढ़ गई। अगर ऐसा होता है बेटा तो बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है। अब ये बताओ मुझे इस पूरी एक्सप्लेनेशन में कोई प्रॉब्लम है किसी को? इस एक्सप्लेनेशन में प्रॉब्लम है बेटा किसी को? हर्षित? नो सर, आ गया समझ। आ गया? जिया बेटा? यस सर। वेरी गुड। मनकीरत? सर यस सर आ गया, बस लास्ट वाला थोड़ा सा नहीं आया, यूट्यूब से देख ली। नहीं नहीं यूट्यूब पे मत देखो, तो अभी पहले सुन ले एकदम से यार, ऐसे थोड़ी ही भागना है तुझे यार। मैं कभी कभी नाराज होता हूँ तो ये थोड़ी ही तू पूछना ही बंद कर देगा, फिर तो बात गड़बड़ हो जाएगी यार। गली में बाहर ना शोर कोई आया, वो पता नहीं क्या, तो नहीं मैं आइकॉन कर रहा। चल चल कोई बात नहीं, मैं फिर एक बार फिर बता देता हूँ बेटा, ऐसे नहीं होता, ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम हुआ है पूछा करो। ओके तो मैं ये कह रहा हूँ कि देखो सेंट्रल एटम जो होगा अगर ए के मुकाबले नेगेटिविटी बी की अगर इंक्रीज हो जाएगी डी की, तो नेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, बॉन्ड पेयर को अपनी ओर खींचने की ताकत। तो इसका मतलब जो बॉन्ड बना हुआ था ए और बी के बीच में, वो पेयर था बॉन्ड का, उसके मुकाबले जो डी होगा वो उस बॉन्ड पेयर को अपनी ओर ज्यादा खींच लेगा, क्योंकि नेगेटिविटी ज्यादा है। जब दोनों बॉन्ड के हाँ, जब दोनों बॉन्ड के पेयर को अपनी ओर खींचेगा तो दोनों बॉन्ड के पेयर जब सेंटर की तरफ मूव करेंगे तो दोनों पास पास आ जाएंगे, और जब इलेक्ट्रॉन्स पास आएंगे, सेम चार्ज पास आता है तो रिपल्सन बढ़ जाता है, और जब रिपल्सन बढ़ेगा तो दोनों बॉन्ड दूर दूर हो जाएंगे, बी दूर दूर होंगे और बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। अब आप इन कंसेप्ट को आप कंसेप्ट बना के याद कर सकते हो कि जब भी सराउंडिंग एटम की नेगेटिविटी बढ़ती है तो बॉन्ड एंगल कम होता है, और जब सेंट्रल की बढ़ती है तो बॉन्ड एंगल बढ़ता है। ओके बेटा? ठीक है यस। वेरी गुड। अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ, फिर बाकी बातें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए काफी हो गया, पर एक क्वेश्चन इसके ऊपर कर लो, फिर हम इसको एंड करेंगे सेशन को, ठीक है बेटा? ओके सर। हाँ आज के लिए बहुत हो गया, लेकिन अब हम इसके ऊपर क्वेश्चंस डिटेल में आगे करेंगे। मैं सिंपल सा आपसे एक क्वेश्चन कहता हूँ कि बेटा PS3 NH3 ASS3 इनको आप लोग बॉन्ड ऑर्डर बताओ, इनका सॉरी ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल बताओ क्या होगा इनमें, ऑर्डर अकॉर्डिंग टू बॉन्ड ऑर्डर, सॉरी बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल के अकॉर्डिंग इनका ऑर्डर क्या होगा? आप इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखो या डिक्रीजिंग लिखो, चॉइस इज योर्स।
या चलो मैं यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर ही लिख देता हूँ, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दिस मॉलिक्यूल्स अकॉर्डिंग टू बॉन्ड एंगल। सबसे अधिक बॉन्ड एंगल है उसको पहले लिखो, सबसे कम वाले को बाद में लिखो। ऑर्डर क्या होगा, तो देखो दिमाग कैसे लगाते हैं बेटा, आपको यहाँ पे सब चीज कैसे अप्लाई करनी होती है। नाइट्रोजन जो है इसके आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन में से 3 ने बॉन्ड बनाए और एक पर क्या होगा, लॉन पेयर। क्या होगा बेटा, एक पर लॉन पेयर, क्योंकि 5 में से 2 बच गए तो एक लॉन पेयर। टोटल हाइब्रिडाइजेशन हो गया इसमें sp3। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड एंगल जो होता है वो 109 डिग्री 28 मिनट का होता है, रेगुलर होता है तब। लेकिन लॉन पेयर की वजह से क्या होगा, वो बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा, लेकिन हम इसको ये कह सकते हैं कि इससे थोड़ा कम होगा, ऑलमोस्ट कह सकते हैं। एग्जैक्ट वैल्यू अगर आप याद करना चाहो तो याद कर लेना, अमोनिया के लिए बॉन्ड एंगल जो होता है वो 107 डिग्री का होता है, 107 डिग्री का। ये डेटा है, ये याद करना है। कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि 109 डिग्री के आसपास का एंगल होगा, लॉन पेयर से कुछ कम हो जाएगा। ओके बेटा हो, लेकिन अगर आप ध्यान दो तो PH3 और ASS3 जो होंगे इन दोनों में हाइब्रिडाइजेशन ही नहीं होगा आर्सेनिक और फास्फोरस पर, नो हाइब्रिडाइजेशन, इन पर हाइब्रिडाइजेशन ही नहीं होगा। और क्यों नहीं होगा हाइब्रिडाइजेशन, ये आप लोग चेक कर सकते हो ड्रैगोज रूल से। ओके बेटा, यस सर। और जब हाइब्रिडाइजेशन ही नहीं होगा तो इसका मतलब यहाँ पर प्योर ऑर्बिटल्स जो है, प्योर p ऑर्बिटल्स वही बॉन्ड बनाएंगे, प्योर p ऑर्बिटल्स फॉर्म बॉन्ड्स। और जब प्योर p ऑर्बिटल बॉन्ड बनाएंगे तो प्योर p ऑर्बिटल एक दूसरे से 90 डिग्री पर एडजस्ट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो बॉन्ड होंगे इनके बॉन्ड एंगल्स होंगे थीटा, वो ऑलमोस्ट 90 डिग्री के आसपास होंगे। ओके बेटा, क्योंकि p ऑर्बिटल्स होते हैं px, py, pz, वो 90 डिग्री पर होते हैं, पता है ना आपको। तो इनके द्वारा बने हुए जो बॉन्ड होंगे वो भी 90 डिग्री पर या उसके आसपास के एंगल पर होंगे। ठीक है बेटा, ये चैप्टर इस समय अब तक के सबसे मुश्किल और डिफिकल्ट टॉपिक पे चल रहा है। इसके बाद फिर आसान हो जाएगा, थोड़ा ध्यान दो यहाँ पर। तो आप देखोगे बेटा फास्फोरस और आर्सेनिक पर भी एक एक लॉन पेयर है, लेकिन बॉन्ड एंगल ड्रैगो रूल की वजह से 90 के आसपास होंगे। इसका मतलब सबसे अधिक एंगल जो होगा वो अमोनिया का होगा, उससे कम इन दोनों के होंगे। लेकिन दोनों में भी कितने होंगे, तो अब आपको पता है कि फास्फोरस से आर्सेनिक की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होती है। क्यों, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होती है। नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस, फास्फोरस के नीचे आर्सेनिक। और सेंट्रल एटम की अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होगी तो बॉन्ड एंगल कम होगा, क्योंकि अभी हमने पढ़ा सेंट्रल एटम की नेगेटिविटी बढ़ने पर बॉन्ड एंगल बढ़ता है, मतलब कम होने पर कम होता है। इसका मतलब ये हुआ कि PH3 से ASS3 में बॉन्ड एंगल कम होगा। तो ऑर्डर इज PH3 ASS3, ये आंसर हो गया। पर आप इसको ढंग से याद कर लेना, ये हमने बताया है हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग, और यहाँ पर है नो हाइब्रिडाइजेशन। ओके बेटा, यस सर। Yes. और ये डिफरेंस हमने बताया है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम के अकॉर्डिंग। ऐसे याद रखो। बाकी क्वेश्चंस बॉन्ड एंगल के ऊपर और भी फैक्टर है जो बॉन्ड एंगल को अफेक्ट करते हैं, और फैक्टर हैं जिनसे हाइब्रिडाइजेशन भी चेंज होता है। अब तक हमने जो निकाला वो डायरेक्ट था, नॉर्मल केसेस से। अब हम नेक्स्ट क्लास में, मंडे तक आप याद करके रखें, नेक्स्ट क्लास में हम वो केसेस पढ़ेंगे जहां पर हाइब्रिडाइजेशन भी चेंज होगा, बॉन्ड एंगल भी चेंज होंगे। आगे हम बॉन्ड लेंथ और एक नया टर्म बॉन्ड ऑर्डर, ये चीजें हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा हो।
Yes, sir. ओके बेटा, बाय बाय, टेक केयर।